पिछले वीडियोस में हमने समझा कि डिप्रेशन क्या होता है, इसकी हिस्ट्री कैसे पहचाने और इसके पीछे के कारण कैसे समझें। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, जो अलग अलग डिप्रेशन की स्टेजेस और सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, और इसके बाद हम समझेंगे कि किस स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन इफेक्टिव है। पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें दवाइयों का इस्तेमाल होता है जिसे एंटी डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं। दूसरा, इसमें थेरेपी और काउंसलिंग का सहारा भी लिया जाता है, जिसमें सबसे कॉमनेस्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और जब हालात ज्यादा बिगड़ जाए तो ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी और रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक थेरेपी जैसे एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स का भी यूज किया जाता है। वहीं दूसरा है नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। इसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस भी शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं डिप्रेशन के स्टेजेस के बारे में और साथ ही जानेंगे उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को। माइल्ड डिप्रेशन, ये पहला स्टेज होता है इस बीमारी का, जिसमें मरीज लो फील कर रहे होते हैं। दुखी रहना, चिड़चिड़ापन, थकान और कंसंट्रेशन जैसे इश्यूज भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें बताए गए डिप्रेशन के सिम्टम्स, जिसकी बात मैंने एपिसोड 2 के अंदर करी है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज उसे जाके जरूर देख लीजिए। इस स्टेज के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स 2 हफ्ते से कम की ड्यूरेशन के होते हैं और उनकी इंटेंसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये सिम्टम्स इतने ज्यादा सिवियर नहीं होते हैं। इसलिए इस डिप्रेशन की स्टेज के अंदर साइकोथेरेपी इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। इस थेरेपी के अंदर फोकस आपके थॉट्स और बिहेवियर पे होता है। ऐसा कहते हैं ना कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है, और अगर थॉट्स ही नेगेटिव हो तो हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इसमें थेरेपिस्ट आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। और इस प्रैक्टिस को डेवलप करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका माइंड हर वक्त नेगेटिव थॉट्स से हटकर पॉजिटिव थॉट्स बनाना शुरू कर देता है। ये अप्रोच साइंटिफिकली प्रूवन है, और अगर पेशेंट इसको सिंसियरिटी से प्रैक्टिस करे तो ये काफी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी भी यूज की जाती है डिप्रेशन की इस स्टेज में, जिसमें रिलेशनशिप्स और सोशल इंटरेक्शंस को इम्प्रूव किया जाता है, जो मूड को बेहतर करने में मदद करता है। साथ ही बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी को काफी प्रमोट किया गया है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके हैप्पी हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। इसलिए पूरे दिन भर में 30 मिनट एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही हेल्दी डाइट लेने को भी प्रमोट किया जाता है, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, नट्स से भरपूर हो, ताकि आपके ब्रेन को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, जिनसे वो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस कर सके और उन्हें रेगुलेट भी कर सके। वहीं स्लीप हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर दिन 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि अच्छे से सोने के बाद एनर्जी और मोटिवेशन लेवल्स बूस्टेड रहते हैं, जो अक्सर डिप्रेशन में कम हो जाते हैं। फिर आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्राचीन विद्या भारत की, जिसे हर किसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो डिप्रेशन में हो या ना हो, और वो है मेडिटेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम थॉट्स पर ध्यान देने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस रहते हैं। इससे ऑटोमेटिकली थॉट्स आने कम हो जाते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, और या फिर हमारे अंदर एक समझ डेवलप हो जाती है, जिससे हम थॉट्स को पहचान सकते हैं कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव, और उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। आई नो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा सुनने में, इसलिए मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसके पीछे का साइंस और इसको करने का सही और आसान तरीका। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसे भी प्लीज जरूर देखें। अगर मेडिकेशंस की बात करें तो माइल्ड डिप्रेशन में मेडिकेशंस नहीं प्रिस्क्राइब की जाती। अब दूसरा स्टेज है इस बीमारी का, मॉडरेट डिप्रेशन। इसमें इमोशनल सिम्टम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि स्लीप और एपेटाइट में चेंजेस भी काफी नोटिसेबल होते हैं, और साथ ही बाकी डिप्रेशन के सिम्टम्स भी होते हैं, जिनका ड्यूरेशन 2 हफ्ते से ज्यादा कम होता है। इस स्टेज के लिए बताए गए थेरेपी और सपोर्टिव मैनेजमेंट के अलावा मेडिकेशंस भी जरूरी होते हैं। आपके डॉक्टर्स आपको एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनकी मदद से आपके ब्रेन के केमिकल्स का बैलेंस ठीक किया जाता है और जिनसे आपका मूड स्टेबलाइज होता है। इन दवाइयों के डोज के एडजस्टमेंट्स पेशेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की, जिसके सिम्टम्स काफी ज्यादा इंटेंस होते हैं, जिसकी वजह से मरीज अपने डेली रूटीन वाले टास्क को भी करने में सक्षम नहीं होता।
और कॉन्स्टेंटली उसे अपने आप को हार्म या सुसाइड करने के थॉट्स आते रहते हैं। इसलिए सिवियर डिप्रेशन में डॉक्टर आपको हाई डोज ऑफ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बिना डॉक्टर की बताई गई दवाइयों को लिए बिना इसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। और सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसीज की वजह से इस स्टेज पर अक्सर हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। और जब मेडिकेशंस और थेरेपी काम नहीं कर रही होती और पेशेंट की सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दिया जाता है। ईसीटी में ब्रेन के सर्टेन एरियाज में कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट्स दिए जाते हैं जो रैपिड मूड कंट्रोल आते हैं। इसके बारे में मैंने बात करी है डिप्रेशन सीरीज के हिस्ट्री वाले एपिसोड में। इस थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस और हेडेक, और इसे सिवियर डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। और वहीं रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एक ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर मैग्नेटिक रेज यूज होती है जो ब्रेन के मूड और इमोशनल कंट्रोल एरियाज को स्टिमुलेट करती है, वो भी बिना एनेस्थीसिया और सिजर्स के। ये थेरेपी मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन के लिए यूज की जाती है और इसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये टेक्निक लेस इफेक्टिव मानी जाती है ईसीटी के मुकाबले। अगर पेशेंट की हालत ज्यादा खराब होती है तो उसे हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है और क्लोज मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट ये सिवियर डिप्रेशन के हाई रिस्क केसेस के अंदर बहुत जरूरी भी हो सकता है। उम्मीद है डिप्रेशन सीरीज के सारे वीडियोस देखने के बाद आप इस बीमारी के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से खास तौर पर युवाओं को अंदर से खोखला करती जा रही है, लेकिन अगर इसके बारे में सही ज्ञान हो तो इस पर काबू भी पाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप या आपके चाहने वाले इस मुसीबत से गुजर रहे हैं तो प्लीज मदद लें और मदद करें। ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें ताकि सही इंफॉर्मेशन से सभी को इस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती रहे। मेरा मकसद है आप सभी को अपने व अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक करवाना, जिसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि मुझे भी आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।